मेरा नाम दीपा है। मैं 22 साल की थी जब मेरी शादी एक अमीर ख़ानदान में हो गई थी। मेरी शादी अजीब थी। जब ससुराल ब्याह कर गई, सास और ननदों के झूठ-मूठ से पाला पड़ा। मेरे साथ ननद थी और सात कुंवारे थे। उनको देखकर ही मैं घबरा गई थी। शादी वाले दिन तो उन्होंने मेरे साथ मिलकर खूब रस्में की। मुझसे पहले तो यह बहुत अच्छा लगा, पर फिर मैं सोचने लगी यह सब शादी के दिन ही होता है। और उन सबको सुन भी रही थी। मैं जान चुकी थी कि यह लोग मेरे बारे में झूठ कोई न कोई खुफिया बात कर रहे हैं, जिसे मेरे सामने नहीं करना चाहते। जैसे ही दूसरी ननद रितिका ने बड़ी ननद की बात सुनी, उसका भी मुंह खुला का खुला रह गया। मैं तो यह देखकर परेशान हो गई कि न जाने उन्हें मेरे बारे में क्या बातें की हैं, और ऐसे भी क्या हैरान करने वाली बात है जिससे उनके मुंह खुले के खुले रह गए। मैं खामोश रह गई। मेरा उस घर का पहला दिन था। मैं कैसे उनके खुलकर बात कर सकती। नंदों का झूठ मूठ खत्म हुई। मुझे किसी लाल गहरी की सस में सजा पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। आज तक मैंने किसी लड़के से बात नहीं की थी। मेरी शादी हुई तो मैं एक व्यक्ति की जैसे जागीर बन गई। अब मेरे दिल में उसके बारे में हजारों सवाल थे। कैसा दिखता होगा, बात कैसे करेंगे, क्या मैं उसे पसंद भी आऊंगी या नहीं, कहीं वह मुझे ठुकरा ना दे तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे माँ बाप ने तो मुझे अरमानों से मेरी शादी की थी। बहरहाल काफ़ी देर हो गई थी। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया था। मैं बैठे बैठे मेरी कमर कट चुकी थी। मैंने सोचा कि घूंघट उठाकर खुद ही अपना मेकअप साफ करने सोने की तैयारी करूं, पर उसने वक्त कमरे का दरवाज़ा खोला। एक आदमी दनदनाता हुआ मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। उसके अंदाज से लगता नहीं था कि वह मेरे पति हैं। बहुत ही बदतमीजी किस्म का इंसान लग रहा था। फिर उसने आते ही पागलों की तरह अपने कॉलर से टाई उतारे और उसे बेड पर फेंकते बाथरूम की तरफ चला गया। उसके अंदाज और उसके हुलिये से लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। क्या यही मेरा पति है? मैंने धड़कते दिल के सोचा। तो यह गुस्से वाला है। मेरे दिल से आवाज आई, पर यही मेरा मुकद्दर है। मैंने खुद को संभालना चाहा। 5 मिनट बाद खटाक से बाथरूम का दरवाजा खुला और वह व्यक्ति दोबारा से दिखाई दिया, पर मुझे उसको देखते ही हिम्मत नहीं हुई। मैं सर झुकाए बैठी रही। तभी उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज सी उठी, ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, अपने कपड़े बदलो और सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। मैं लंबी लंबी बातें करने के मूड में नहीं हूँ। उसकी इस बातों ने तो जैसे मेरे दिल को हजार टुकड़ों में तोड़ दिया था, पर मैंने उसके आदेश का पालन किया। किसी तरह का कोई नखरा मुंह में ना था। बस उसके आदेश को मानते हुए कपड़े बदले और कमरे को बंद करके सो गई। जल्द ही मुझे नींद आ गई। जब सुबह मेरी आँख खुली तो अभी मैं सुकून में ना थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा बजा। यह दरवाज़ा बजना ऐसा था कि जैसे 3-4 लोग मिलकर दरवाज़ा बजा रहे हो। मैं घबरा गई। उठी, देखा तो कमरे में पति नहीं था, शायद बाथरूम में गया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी 3 ननद खड़ी थी। उनकी आंखें तीर जैसी थी। वह मुझे सर से पाँव एक ऐसी पूरी तरह देख रही थी जैसे मैंने चोरी के कपड़े पहने हुए हों। भैया कहाँ हैं? उन तीनों ने एक जुबान होकर पूछा। आपके भैया बाथरूम में हैं, फ्रेश होने गए हैं। मैं भी तैयार होकर आऊँगी। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना? हाँ हाँ बिल्कुल भाभी, आप जल्दी से तैयार होकर आए। मम्मी ने आपसे कुछ पूछना है। उन सबके बड़े बड़े ही शक्की अंदाज से मैं कहा और हंसती हुई वहां से चलेगी। मैंने खुद को सजाया संवारा और कमरे से निकलने का इंतजार करने लगी, क्योंकि दिनेश यानी मेरे पति अभी तक तैयार नहीं हुए थे। खैर 2-3 मिनट बाद वह भी सामने खड़े। हम दोनों कमरे से एक साथ निकले। मेरी ननद ने हमें नमस्कार किया। मेरे पति ने उन सब के कुछ रुपए हाथ में रखे। सबके सामने पति का व्यवहार मेरे साथ ऐसा था जैसे वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। सबके सामने बड़ी इज्जत दे रहे थे, पर उनकी इज्जत मुझे इज्जत नहीं बल्कि पाखंड और बेइज्जती लग रही थी। वह शायद अपने घर वालों के सामने अपना फर्ज निभा रहे थे, मगर हकीकत तो यह थी कि वह उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसलिए मेरा चेहरा बुझा बुझा सा रहता था। तभी मेरी ननद ने तेज भरे अंदाज में पूछा, क्या हुआ भाभी? लगता है आपको किसी चीज का गम सता रहा है क्या? अपने घर वालों की याद आ रही है क्या? मैंने उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। इतना तेज और किसी के तक मेरी जिंदगी में नहीं किया था जितना भी मेरी ननद कर रही है। मेरा दिल जैसे कट रहा था, पर मैं खामोश में उसकी बातें सुनती रही।
वह सभी बहुत हंसी मजाक करने वाली लड़कियां थी, पर मैं गंभीर मन की थी। मुझे यह सारी चीजें पसंद नहीं थी। मैं कुछ परेशान सी थी। तभी मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को 1 हफ्ते के लिए उस घर से दूर, बहुत दूर भेज दूंगी। वहाँ तुम्हें कोई किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि तुम अपने पति के साथ ही व्यस्त गुजरोगी। यह कहकर मेरी सास ने अपने बेटे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी भी थी, और मेरी तरफ देखकर दोबारा घरने भी। मैं समझ गई थी कि मेरी सास बहुत अच्छी है। वह हम दोनों को एक साथ खुश करने की कोशिश कर रही है, मगर उसके बावजूद भी जब पति के दिल में ही नहीं थी, तो फिर इस बात का क्या मकसद था कि उनके साथ रहूं या उसके दिल खुश करने की कोशिश करूं। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, खुद से कोई बात न करनी। शाम का वक्त हुआ तो मेरे पति ने कहा, तैयार हो जाओ तुम और घूमने फिरने जाएंगे, क्योंकि मम्मी ने कहा। यह कहना था वह तो अंदर चलेगी। मैं कपड़े तैयार करने लगी, छोटा सा बैग भी तैयार कर लिया। कहने लगे, तुम तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई, क्या इस तरह की जगह पर जाने को तर्जुबा है तुम्हें? मैंने कहा, नहीं, शायद सादा मन की मालिक हूँ, बस इतनी सी चीजें साथ ले जाऊंगी। उन्होंने मेरा सामान गाड़ी में रख दिया और हम लोग एक लापता जगह की तरफ चल दिए। मैं उस जगह को पहले नहीं जानती थी। यह जगह कौन सी थी, कैसी थी? मेरा पति भी मुझसे बात करता तो मैं कुछ कहती, उन्होंने पूरी यात्रा खामोशी में काट दी, तो मैं भी चुप रही। आखिरकार ही मैंने उससे बात करने का पहल करना चाहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर खामोश रहकर बोले, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा। अगर तुमने ईमानदारी से बता दिया तो मैं तुमसे और भी ज्यादा सवाल करूंगा। अगर तुमने झूठ बोला तो समझो कि मैं तुमसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करूंगा। जी मुझे, मैंने धीमे से कहा, तुम यह बताओ कि शादी से पहले क्या किसी और को पसंद करती थी? मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई। अच्छा चलो, मुश्किल सवाल है। तुम ये बताओ कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? इस सवाल पर तो मुझे भी शर्म आ गई। मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरे पति ने गुस्से से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने दोनों ही सवालों के जवाब नहीं दिए थे। एक सवाल में इज्जत थी और दूसरे सवाल मुझे मुकद्दस की समझ नहीं आ रही थी। मैं उनको जवाब देना नहीं चाहती थी। बहरहाल हम लोग जिस जगह पहुंचे, यह एक पुराना सा होटल था। उसकी दीवारें पत्थर की बनी हुई थी। मैं हैरान होकर पत्थर की दीवारों को देखने लगी। ईश्वर, मेरे पति मुझे इस खंडर में क्यों लेकर आए हैं? आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने उन्हें पूछा। बस मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे इलाज के लिए लाया हूँ। इलाज? मगर मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैंने हैरत से पूछा। जरूरी नहीं कि बीमारी का ही इलाज हो। कुछ इलाज सिर्फ उस वक्त किए जाते हैं जब इंसान किसी जुर्म में शामिल पाया जाता है। जुर्म? मगर मैंने क्या जुर्म किया है? मैंने एक बार फिर से पूछा, तो बोले, खामोश रहो, तुम्हें चेक करने के लिए एक औरत आ रही है, तो खामोशी से बैठना और इज्जत से पेश आना। ऐसा ना हो कि मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। यह कहकर वह बाहर चले गए और मैं उनको देखते ही रह गई। भला यह क्या बात हुई? कम से कम मुझे बता तो देते कि कहाँ जा रहे हैं। पर उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, बस सीधा मेरे बारे में बात की और निकल गए। इतने में एक औरत जो कि बूढ़ी सी थी कमरे में दाखिल हुई। वह मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने मुझे प्रणाम किया और गौर से देखने लगी। यह भी शायद मेरे पति की तरह खामोश मिजाज औरत थी। मेरा उससे दिल घबराने लगा। वह चेहरे से डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं लगती थी, ना ही उसका हुलिया डॉक्टरों जैसा था। मेरे सामने बैठकर मुझे गौर से देखने लगी, फिर मुझसे बोली, अपनी आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर ली। वह मेरे माथे पर उंगलियों की लकीर बनाने लगी। मुझे यह देखकर बड़ी हैरत हुई थी कि यह डॉक्टर है या वैद्य। मैंने दिल में सोचा, यह मेरा क्या इलाज करेगी? यह तो खुद डॉक्टर नहीं लगती, कोई देसी वैद्य लगती है। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोलने का कहा और सर हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। यह कौन सा चेकअप था? मुझे तो इसकी समझ नहीं आई थी। उसके कमरे से जाने के बाद मेरे पति कमरे में आया और बहुत गुस्से में था। बोला, उठो यहाँ से, मैं तुम्हारे वापस घर ले चलूं। मुझे पहले ही पता था। क्या पता था आपको? मैंने फिर से पूछने की कोशिश की। बस मैं जानता था तुम
तो होते ही ऐसे हो। अपने पति की जुबान से यह बातें सुनकर थक चुकी थी। उसने पूछा कि आखिर मैंने किया क्या है। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि हम लोग वापस उसी गाड़ी में घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मेरी सास बहुत खुश नजर आ रही थी। बोली, बेटा तुम लोग हो आए हो बाहर, अब बताओ मेरा फैसला सही था ना गलत। पति ने मेरी सास की किसी बात का जवाब नहीं दिया, अंदर कमरे में चले गए। यहाँ तक कि मेरी सास मुझसे अकेले में बात करने लगी। मेरी आंखों पर टप टप आंसू गिरने लगे। मेरी सास ने झोंक कर मुझे देखा, बोला, क्या हुआ बच्ची, रो क्यों रही हो। मैंने कहा कि कैसे ना रो, मेरा पति मुझ पर यकीन नहीं करता। मेरी सास ने दिलचस्पी से पूछा, किस बात का यकीन नहीं करता, क्या वह तुमसे बातचीत नहीं करना चाहता। यह मुझसे बात तक भी नहीं करता, लेकिन मैं उनका सम्मान करती हूँ। मेरी बात मेरी सास पर हिलाने लगी। मुझे लग रहा था जैसे उस सब के पीछे मेरी सास का ही हाथ है। वो बार बार मुझे एक ही बात पूछती कि तुम्हारे पति का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। उनके दिनों में मेरे सास ने घर के शोर मचा दिया। वह शोर देवर की शादी का था। मेरा देवर 27 साल का हो चुका था। माँ बाप उसकी शादी करना चाहते थे। मैं उस घर की बड़ी बहू थी, इसलिए मेरी बहुत अच्छी जिम्मेदारियां थी, मगर मुझे नई बहू के आगे खतरा भी था कि मुझे मिलने वाली मोहब्बत आधी हो जाएगी। भले ही उस घर में मेरी खास जगह नहीं थी, पर मैं जानती थी दूसरी बहू के आ जाने से क्या होता है। मैं खामोशी से उनके आने का इंतजार कर रही थी। शादी मेरे देवर की धूमधाम से कराएगी। मेरी सास ने बहुत खुशी मनाई थी। आखिरकार उनका बेटा था जिसकी शादी होनी थी। बेटे दो ही थे, उसके बाद दो बेटियों की बारी थी। नंदों ने तो पहले ही जीना हराम कर रखा था, अब देवरानी भी मेरा सुकून खराब करने आ रही थी। पर मैं कर भी क्या सकती थी, मेरे लिए सिवाय उनके बर्दाश्त करने और दूसरा रास्ता नहीं था। यूँ मेरे देवर की शादी होगी, एक और लड़की हमारे घर में आ गई, मगर उसने आते ही मेरी ननद, पति और सास की सेवा करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि वह नौकरानी की तरह उनकी बातें मानने लगी, जबकि मैं थोड़ी अलग मिजाज की थी। अगर कोई मुझसे कहता कि बर्तन धो दो तो मैं काम वाली से धुलवा देती, खुद न धोती। मेरी ननदों को मेरी यह आदत पसंद नहीं थी, जबकि मैं कभी उनसे कोई बदतमीजी भी नहीं करती थी। अब सब उस नई भाभी की नखरे उठाने लगे। यह सब देखकर तो मुझे बहुत बुरा लगता, पर मैं खामोश रहती, क्योंकि मैंने भी अपने ससुराल वालों के साथ हद तक का अच्छा रवैया रखा था। पर कभी उन पर ऐसा कोई एहसान नहीं किया था कि वह लोग मेरी बात मानने पर मजबूर होते। लेकिन अब हर बात की तुलना होने लगी। मेरी सास मुझसे यही कहती कि तेरी शादी पहले हुई थी, खुशखबरी भी तुमने पहले ही सुनानी चाहिए थी। मैंने कहती कि माँ जी, यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, मैं आपको कैसे खुशखबरी सुना दूं। पर थोड़े ही दिन बाद पता चला कि मेरी ननद मेरी देवरानी उम्मीद से है। यह सुनते ही सास और ननदों को जैसे पर लग गई। वह बहुत खुश हुई, बोली कि हम तो पहले ही कहते थे कि हमारे घर में एक ऐसा वारिस पैदा होगा जो सबकी किस्मत बदल देगा। मैं यह बातें सुनते हुए मुझे बहुत बुरा लगता। आखिर हर कोई मुझे यह बात क्यों कहता है, जबकि सिर्फ मैं जानती हूँ कि मुझे औलाद नहीं हो सकती। मेरे पति भी मुझसे सख्त नफरत करता था, और मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वह मुझ जैसी लड़की से अपनी औलाद नहीं चाहता, इसलिए खामोश रहता है और अक्सर घर से बाहर ही रहता है। अब मैं रो रो के थक चुकी थी, अपने मुकद्दर पर आंसू बहा रही थी। वह लड़की जो हजारों अरमान लेकर अपने ससुराल गई हो, उसका पति उससे बोले ना दुख होता है। उधर मेरी सास लगातार मुझसे यह कहती कि हमें घर का वारिस चाहिए, घर का वारिस पैदा करो। मैं अजीब सी कसमस में थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मुझे और किसी चीज़ की होश नहीं थी, बस मुझे यही महसूस होता कि यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं समझता, बल्कि यह लोग मुझसे नफरत करते हैं। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि मैंने अपने लिए एक अलग रास्ता ढूंढ लिया। अब मैं कोई न कोई कपड़े सिलाई करती रहती या किताबें पढ़ती रहती। ससुराल वालों की
बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। मेरा पति मुझे देखता तो खामोशी से देखता ही रहता, कभी मुझसे कोई अजीबगिरी सवाल न करता, कभी कोई छोटी मोटी बात करता, लेकिन हमारे बीच एक अजीब सी जंग थी। एक दिन मेरे पास कपड़े ख़त्म हो गए थे, हमने किसी शादी में जाना था। मेरी सास ने मेरे पति से कहा कि तुम अपनी पत्नी को भी अच्छे कपड़े दिलवा लो, ऐसा ना हो कि किसी शादी में हम लोग हमारा मजाक न बना ले। आप इसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते क्या? पहनने को भी कुछ नहीं देते होंगे। हालात तो देखो इसकी, लगता है कि 2 साल से खाना नहीं खाया। मेरे पति ने निंदा भरी मेरी तरफ देखा और बोले, ऐसी लड़कियों के साथ यही होता है। मैं अब तक भी नहीं समझी थी कि मैं कैसी लड़की हूँ। मेरा पति बार बार पहेलियों क्यों बुझाता रहता है। मैं चुप कर गई, खून के आंसू रोती मगर कोई बात न करता। मेरे पति ने कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कपड़ों का जोड़ा दिलवाना चाहता हूँ। मैंने भी मामूली सी चादर ओढ़ी और उसके साथ चल पड़ी। अब तो मुझे तैयार होने का भी शौक नहीं था, क्योंकि मुझे देखने वाला कोई नहीं था, न ही मेरी कोई तारीफ करता। मैं मामूली से होलिये में उसके साथ चल पड़ी। हम लोग एक दुकान पर पहुंच गए। मेरे पति ने मुझे 4000 का जोड़ा दिला दिया और बोले कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, पहन लेना वरना लोग बातें करेंगे। यह कहकर वह दुकान से बाहर चले गए और मैं उनका मुंह देखती रह गई। दुकानदार ने जल्दी जल्दी कपड़े पैक किए। बिल मेरे पति पहले ही पे कर चुके थे और मैं कपड़े लेकर दुकान से बाहर आ गई, मगर बाहर देखा तो पति देव का नामो निशान नहीं था। वह न जाने कहाँ चले गए थे। मुझे सख्त हैरत हुई कि मुझे छोड़कर वह कहाँ चले गए। मैं इधर उधर देखने लगी। आज से पहले मैं बाजार में कभी नहीं आई थी। मैंने तो सारी जिंदगी 4 दीवारी में ही गुजारी थी, मगर आज मैं इस तरह सड़क पर खड़ी आते जाते लोगों को देख रही थी। यहाँ तक कि मैं बुरी तरह से रोने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। यहाँ तक कि मैं 15 मिनट गुजर गए। अब तो मेरे पाँव भी जान निकल रही थी। लगता था कि किसी ने मेरी सांसें खींच ली हो। आसपास के जाते लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तभी एक काली सी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। मैं उससे दूर भागी, पर मैंने उसमें मेरा पति बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुरा और बोला, गाड़ी में बैठ जाओ, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैंने देखा कि मेरे पति ने नई गाड़ी ली। मुझे गाड़ी में बिठा और चुप करवाने लगे। बोला कि इसमें रोने की क्या बात है? मैं तो समझा था कि तुम बड़ी ही तेज तर्रार लड़की हो। बल्कि यह सच बताऊं, अचानक उसकी आवाज़ भर आई थी। वह जल्दबाजी हो गया कि बताएं। मेरे हिचकिचाते हुए पूछा, मैंने तुमसे पसंद की शादी की थी दीपा, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी बहनें कहने लगी कि तुम बहुत तेज तर्रार लड़की हो। उन्होंने मुझे अजीब सी तस्वीरें भी दिखाई थी। वह भी नहीं जानता कि किस किस्म की थी, लेकिन मुझे बस इतना याद है कि उसमें तुम बहुत ही बुरी लग रही थी। बल्कि याद आया कि तुम किसी शादी में किसी लड़के के साथ डांस कर रही थी। मुझे यह देखकर बहुत बुरा लगा। उस वक्त तो हमारी शादी हो चुकी थी। अगर यह बात मुझे शादी से पहले पता चलती तो शायद मैं तुमसे शादी ना करता। मेरे बहनों ने मुझे यही कहा था कि तुम बहुत खुली हुई लड़की हो, बाहर आती जाती हो, लड़कों से मिलती हो। बस तुम्हारी यही बात मेरे दिल में बैठ गई थी। मुझे लगा था मैं तुमसे कभी कोई बात नहीं करूँगा और तुम सारी ज़िंदगी मेरे नाम पर बैठी रहोगी। मेरी बहनें रोज़ मुझे यही कहती कि तुम किसी काबिल नहीं हो। मैंने उससे शादी करके बड़ी गलती कर ली है। मैं इस बात पर बड़ा पछतावा था और अब सोच लिया है कि 2-4 दिन में तुम्हें तलाक देकर अगली शादी अपनी बहनों की मर्जी से करूँगा। पर मेरी जान, तुमसे तो बड़ा सफ़र किया तुमने मुझे महसूस भी नहीं होने दिया, पर मैं तुम्हारी एक एक बात देख रहा था। आज जानबूझकर तुम्हें अकेले छोड़कर गया। जब तुमने रोना शुरू किया, तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत और अनजानापन देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुम तो कभी घर से बाहर ही नहीं गई होगी। फिर तुम भला किसी लड़के के साथ आज़ाद कैसे घूम सकती? मैंने और भी जगह पता कराया। मुझे माफ़ कर दो। मर्द के दिल में बार बार मैं शक आ गया तो वह पहले जैसी मोहब्बत नहीं करता। बस इसी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी को जल्दबाजी में बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं खामोशी से तुम्हें देख रहा था। मैंने जहाँ से भी पता किया, तुम्हारे चरित्र की छवि अच्छी ही मिली। मैंने तुम पर शक किया।
उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यकीन करो अब तुम्हारी ज़िंदगी को मैं फूलों से भर दूंगा। मेरे पति की बातों पर मुझे एकदम यकीन आ गया, क्योंकि आज से पहले उन्होंने मुझे इस तरह खुलकर बात नहीं की थी। पर ईश्वर का धन्यवाद है कि आज वह गुमशुमार ज़िंदगी गुजार रही हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। बस यह कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की, आज वह अपने हालात की सजा भुगत रहे हैं। जबकि मैंने सब कुछ ऊपर वाले को छोड़ दिया था, परमात्मा ने मेरे पति के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा की कि वह जिंदगी भर के लिए मेरे दीवाने हो गए।